ठीक है, आज हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो है बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह कि जब हम एनर्जी इनपुट की बात कर रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो हमने दो जरिए बताए थे। पहला जरिया ये था कि डायरेक्ट एटीपी का अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्ट था वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। और एक तरीका ये भी था कि एक सॉल्यूट जो है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है और वो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी इंपार्ट कर रहा है दूसरे सॉल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक जाने के लिए। तो वो जो प्रोसेस थी वो एक्चुअली, या वो जो एनर्जी इनपुट था वो एक्चुअली सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ही था। तो इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो इसमें पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट है। इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है किस चीज पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जब तक इससे एसोसिएटेड दूसरा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक ये वाला यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उस चीज को हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये कब होता है? ये कलर नहीं ठीक है। इट अकर्स व्हेन एंडरगोनिक, या जिसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट of one solute is coupled with exergonic ट्रांसपोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? डाउनहिल ऑफ अ डिफरेंट सॉल्यूट। मतलब क्या है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा? जब अपहिल ट्रांसपोर्ट किसी एक सॉल्यूट का हो रहा हो। अपहिल का मतलब ये हो गया कि उसको, हाँ, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको भेजना पड़ रहा है, इसीलिए वो प्रोसेस क्या होगी? एंडरगोनिक होगी, यानी कि उसमें एनर्जी का इनपुट हमको देना पड़ेगा। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सॉल्यूट इज कपल्ड विथ एक्सरगोनिक, या जिसको हम डाउन हिल कह रहे हैं, या अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट जो है ऑफ अ डिफरेंट सॉल्यूट, एक दूसरे सॉल्यूट का हो रहा हो साथ में। तो अच्छा, लेकिन एक और जो तीसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि जो दूसरा सॉल्यूट है, यानी कि द अदर सॉल्यूट, it was originally pumped uphill by primary active transport। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि ये जो डिफरेंट सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, ये डाउनहिल आ रहा है। यानी कि जैसे ऐसे समझो, इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक सेकेंड, ये कोई कैरियर प्रोटीन है जिसके थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें होता क्या है कि ये जो सॉल्यूट्स हैं इनकी संख्या जो है बाहर बहुत ज़्यादा है, अंदर इनकी संख्या रिलेटिवली कम है। इसी तरह से दूसरे सॉल्यूट्स हैं जिनकी अंदर संख्या बहुत ज़्यादा है और बाहर इनकी संख्या रिलेटिवली कम है। दिख रहा है तुम लोगों को?
ये ब्लू वाला बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ, ये ब्लू वाला जो है कुछ अजीब सा लग रहा है, एक सेकंड देखते हैं। लेट्स सी, ब्लैक कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है ये ज्यादा मात्रा में अंदर है और कम मात्रा में ये सॉल्यूट जो है वो बाहर है। तो एक्चुअली में इसमें होना क्या है, बेसिकली होना ये है कि ये जो ब्लैक वाले हैं इनका बाहर कंसंट्रेशन कम होने के बावजूद इनको अंदर ले आना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का इनपुट लगेगा ही लगेगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन साथ में ही ये जो रेड वाले हैं ये बाहर भी जा रहे हैं, यानी इनका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो डाउन हिल हो रहा है, यानी कि अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये वाला सर क्या है? अलार्म सर वो अंदर तो काफी बना है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, कुछ उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया है। रुको एक मिनट। चलो, ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो ये तो ठीक है ना, ये तो अगेंस्ट होगा। यस सर। हाँ, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और सिमिलरली ये ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउनहिल हो जाएगा, यानी कि अलोंग अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पर ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसको हम अपहिल कह रहे हैं। तो देखो, अब इसमें जो तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि ये जब मूव कर रहा है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो जाहिर सी बात है इस फ्लो की वजह से कोई ना कोई एनर्जी जो है यहाँ पे मिल रही होगी, जनरेट हो रही होगी। और वो कैसे होती है, सिंपली ऐसे समझ लो, जैसे बांध बनाते हैं तो बांध के नीचे या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनते हैं उसमें क्या होता है बेसिकली कि ये बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों के पीछे जो है पानी इकट्ठा रहता है, और इस पानी को नीचे एक होल होता है जिस होल से बाहर छोड़ा जाता है। तो पानी जब, चूंकि ऊपर वाटर स्टोर है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी इसकी होती है एनर्जी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के वजह से जब ये नीचे से इनको छोड़ा जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उसी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वो रोटर्स लगा दिए जाते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है। सेम केस यहाँ पे समझो कि यहाँ पे चूंकि कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर आयन का या सॉल्ट का ज़्यादा है, सॉल्यूट का ज़्यादा है, तो ये जब फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ इस फ्लो के दौरान मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, और वही मैकेनिकल एनर्जी जो है इस पर्टिकुलर ब्लैक वाले सॉल्यूट के अपहिल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर ली जाएगी। लेकिन कंडीशन तीसरी वाली क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो सॉल्यूट्स हैं इनका पहले, यानी कि अर्लियर, दे वर मूव्ड against concentration gradient by primary active transport। ये क्या है सर? हाँ, नहीं समझ में आ रहा, अभी हम समझा देते हैं, घबराओ नहीं। देखो, फिर वो सोडियम पोटेशियम पंप से वो जाएगा सोडियम, फिर वो सोडियम कैल्शियम पंप से वापस आ जाएगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बाहर बढ़ जाता है। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे जो एग्जांपल हम लेते हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप का नहीं लेते हैं, वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का लेते हैं। उसको हम अभी एग्जांपल से समझाएंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लो। इसको थोड़ा हम इस तरह से बना लेते हैं। देखो, पहला स्टेप हम तुमको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब क्या हुआ, शुरुआत में सबसे पहले हुआ ये कि ये जो सॉल्यूट्स थे लाल वाले, अभी कलर से समझो खाली, बाकी एग्जांपल हम बाद में देंगे। ये लाल वाले सॉल्यूट्स इनिशियली इनको बाहर भेजा गया था,
जब इनको बाहर भेजा गया था तो इनका कंसंट्रेशन जो है बाहर क्या हो गया, बढ़ गया। प्रियंका समझो ध्यान से, इनको एक्टिवली बाहर भेजा गया था, यानी बाहर हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इनको ढकेल ढकेल के पहले बाहर भेजा गया। अब बाहर इनकी तादाद, इनकी संख्या या इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। चलो हो गया। एक बार जब इस लाल वाले का बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद पिक्चर में आए ये ब्लैक वाले। ब्लैक वाले जो हैं इनका कंसंट्रेशन अंदर जो है पहले से मौजूद है। तो अगर ब्लैक वाले को हमको फिर से अंदर भेजना है तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी। अब चूंकि इस लाल वाले का ऑलरेडी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर कंसंट्रेशन बढ़ाया जा चुका था, तो अब क्या होगा, अब ये बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो खुद से ही ये बाहर से अंदर आने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश को अलाउ कर दिया जाएगा। तो अब ये अंदर आते रहेंगे। जब ये अंदर आएंगे तो जो हमने ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लिया वाटर और हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम में, सेम केस होगा कि यहाँ पे इनके मूवमेंट की वजह से जो भी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी इन ब्लैक वाले सॉल्यूट्स के अपहिल मूवमेंट के लिए या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट के लिए। आप समझ में आया? हाँ, तो ये तीन स्टेप की प्रोसेस, तीन स्टेप क्या मतलब, हाँ उसको अगर बाइफरकेट करें हम तो तीन स्टेप्स में हम जा सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप इसमें यही होगा। तो तीन स्टेप हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है उसमें पहले क्या होगा कि ये सॉल्यूट्स बाहर, इनका जमावड़ा ज्यादा होगा। फिर सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है वो साइमल्टेनियसली होंगे। ये सेकेंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप। सेकेंड का मतलब कि ये अब वापस आना चाह रहे हैं तो इनको अलाउ कर दिया जाएगा और अपने साथ साथ इन ब्लैक वाले सॉल्यूट्स को भी अंदर लाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो तीन स्टेप की ये प्रोसेस हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब चूंकि दोनों बाहर से अंदर आ रहे हैं इसलिए ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? सिम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया ये हो गया एग्जाम्पल सिम्पोर्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये सिम्पोर्ट भी हो सकता है और एंटीपोर्ट भी हो सकता है, यानी कि अपोजिट केस भी यहां पे पॉसिबल था। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, लेट्स सी। एग्जाम्पल जो होता है वो हम लेके चलते हैं यहां पे, सिम्पोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज। सोडियम और ग्लूकोज इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए जो जिम्मेदार चैनल है उसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या है, इसको अगर हम एक इमेज से समझने की कोशिश करें तो इमेज हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यस, अब देखिए इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है। ये यहाँ पे इसका अरेंजमेंट है। ये पूरी एक फैमिली होती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की, और इसकी लोकेशन कहाँ पे दिखाई जा रही है, ये देखिए ये एपिकल सरफेस है। एपिकल सरफेस किस चीज की है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की ये एपिकल सरफेस है।
और इसकी लोकेशन या इसका ओरिएंटेशन किस तरफ है? इंटेस्टाइन के ल्यूमेन की तरफ। ठीक, अब यहां पे होता क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। जो भी हमने भोजन वगैरह खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट था, वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज में जब वो कन्वर्ट हुआ तो इस ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने देना है, किसी भी तरह से इसको सेल्स में एब्जॉर्ब करना है और सेल्स के थ्रू इसको फिर ब्लड में, यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज के साथ है, इसमें भेजना है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि इसका ग्लूकोज का सिंपोर्ट होना है सोडियम आयंस के साथ। अब सोडियम आयंस जो हैं ये फ्लो करेंगे अंदर एपिथेलियल सेल्स में अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि इनका जो मूवमेंट होगा वो होगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अलोंग का मतलब ये हो गया कि अंदर सोडियम आयंस की कमी होनी चाहिए, बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो अंदर जा सकेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे चूंकि भोजन हमने किया है तो उसमें नमक वगैरह ये सारी चीज़ें तो रहती हैं, सोडियम सॉल्ट्स तो रहेंगे ही। तो बाहर भोजन में यानी ल्यूमेन में जो भोजन है उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है। अब इस एपिथेलियल सेल में सोडियम की मात्रा कम कैसे है? तो ये देखिए, ये यहाँ पे एपिथेलियल सेल में आपको कौन सा चैनल दिख रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्टर दिख रहा है? सोडियम पोटेशियम। यस, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है कि एपिथेलियल सेल के साइटोप्लाज्म से सोडियम को निकाल के ब्लड में भेज दे रहा है। तो इसका मतलब इस एपिथेलियल सेल के साइटोप्लाज्म में लगातार सोडियम की कमी बनी हुई है, जबकि हमने जो भोजन किया जो ल्यूमेन में अभी भी प्रेजेंट है उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की तरफ लगातार सोडियम का मूवमेंट होता रहेगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी मूवमेंट की एनर्जी यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज, क्योंकि सेल तो अपना रिजर्वायर रखेगी ही, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगा सेल के अंदर, तब भी ये ग्लूकोज एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द एपिथेलियल सेल। और जब एक बार ग्लूकोज का कंसंट्रेशन एपिथेलियल सेल में बढ़ता रहेगा तो इसकी भी एक लिमिट है, इसको भी ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बाय दिस ग्लूकोज यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर का मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूट का ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ताकि और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आने के लिए इस एपिथेलियल सेल में जगह बची रहे। तो ये बात आपको समझ में आई? ये किसकी तरह, ये क्या है? ये सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर है जो सोडियम की डाउनहिल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है ग्लूकोज के अपहिल ट्रांसपोर्ट के लिए, और ग्लूकोज को फिर फाइनली भेज दिया जाएगा ब्लड में बाय अ यूनिपोर्टर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ बेटा, ये सारे पेजेस भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इनसे समझना आसान होता है, फिर वो जो अलग। तो वो तो हमने आज शेयर किया है ना, कि नहीं किया है? जो कल हमने उसमें आपने जो बताया था उसमें बोला था कि एस्पार्जीन पे फॉस्फोराइलेशन होता है। हाँ, पे हाँ, उसमें एस्पार्टेट लिखा हुआ है और एक रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन लिखा हुआ है, वो भी नहीं समझ सकते सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि वो स्वीट टाइप एटीपीएस है तो वहाँ पे तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है ना, वहाँ रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन। रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि वो फॉस्फोराइलेट भी हो जाएगा और डीफॉस्फोराइलेट भी हो जाएगा, मेन मतलब उसका वो है। और एस्पार्टेट कहाँ पे लिखा है? वहीं पे आपने डी, बोला था एस्पार्टिन अमीनो एसिड हाँ, होता है, वहाँ पे ये होता है हाँ, फॉस्फोराइलेशन, लेकिन वहाँ एस्पार्टेट लिखा है। अच्छा ठीक है, उसको पॉइंट आउट करके हमको जरा इस पे ग्रुप पे ही भेज देना, एक बार हम उसको चेक कर लेंगे।
तो बाकी हमने इसका जो हम ये पढ़ा रहे हैं, ये इससे जो पढ़ा रहे हैं उसको भी तो हमने आज सेंड किया है कि नहीं किया है, हमको याद नहीं आ रहा है उसका। नहीं किया है सर, इससे ज्यादा इजी रहता है। अच्छा ठीक है, तो उसको भी हम सेंड कर देंगे और ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसको भी हम सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो, तो ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझनी है, छोटा सा पॉइंट है। इसमें शायद इमेज, एक सेकंड, चलो यहाँ पे इमेज ये हमने पहले से स्टोर नहीं की थी, इसी इमेज में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये एक एपिथेलियल सेल है, ये इसकी बगल वाली एपिथेलियल सेल है, ये भी वही होगी एपिथेलियल सेल, और ये फिर उसके बगल वाली है, नीचे वाली एपिथेलियल सेल। ये जो दो सेल्स होती हैं, इन दोनों के बीच में खास तौर पे टर्मिनल इलाके में, यानी कि अपवर्ड्स यानी कि टुवर्ड्स ल्यूमेन, जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन जंक्शंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दीज, नहीं, ये वाले जो जंक्शन है इनको हम कहते हैं टाइट जंक्शंस, है ना। तो इन टाइट जंक्शंस की मौजूदगी से होता ये है कि ये, जैसे मान लो कि ग्लूकोज चूंकि इसको बार बार जबरदस्ती अंदर ले जाया जा रहा है और फिर ब्लड में एक्यूमुलेट कराया जा रहा है, तो ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये ग्लूकोज जो है कहीं इन दोनों सेल्स के बीच का जो गैप है उससे लीक करके वापस ल्यूमेन में न चले आए। इस वजह से ये टाइट जंक्शंस यहाँ पे मौजूद रहते हैं। टाइट जंक्शंस जहां भी रहते हैं, वैसे सेलुलर जंक्शंस हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल चूंकि ये पॉइंट आया है, तो टाइट जंक्शंस जहां भी रहते हैं वहां पे वो लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करते हैं। ये एक मेन पॉइंट है इसमें। चलो, तो एक एग्जांपल हमने देख लिया सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है लैक्टोज परमिएज का। अब लैक्टोज परमिएज जो होता है, इसका एक और नाम होता है H+, यानी कि, एक सेकंड में, आज कुछ बढ़िया ये कलम चल नहीं रही है, H+ गैलेक्टोसाइड, गैलेक्टोसाइड सिम्पोर्टर, यानी कि प्रोटॉन गैलेक्टोसाइड सिम्पोर्टर ये होता है। और ये प्रेजेंट कहां होता है, ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, H+ मतलब कि प्रोटॉन, प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए ये लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि सोडियम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी तरह लैक्टोज परमिएज में प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए वो लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, अब एक चीज यहां पे याद रखने वाली वो क्या है कि प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का होता है डाउनहिल मूवमेंट, यानी कि ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे। और लैक्टोज जो होगा इसका क्या होगा, अपहिल मूवमेंट, यानी कि लैक्टोज जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजे जाएंगे। ऑल्दो दे आर बोथ सिम्पोर्टर्स, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम और ग्लूकोज जा एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, यानी कि सिम्पोर्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोटॉन और लैक्टोज जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों का सिम्पोर्ट ही होगा। जैसे एक इमेज से अगर हम इसको आपको एक्सप्लेन करें तो
सोडियम ग्लूकोज, एक सेकंड बस रुको, इमेज हमने सारी सेव की थी, पता नहीं इस फोल्डर में दिखा नहीं रहा है, एक सेकंड। चलो छोड़ो, क्योंकि अभी फिर डाउनलोड करने में उसको टाइम लगेगा। इकट्ठा की हमने इमेज, खैर वो इमेज तुमको नोट्स में तो मिल ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इमेज का कंपैरिजन तुम बड़े आसानी से जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई है ये इमेज, इससे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सोडियम को प्रोटॉन से रिप्लेस कर देना है और इस ग्लूकोज को लैक्टोज से रिप्लेस कर देना है। और ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन नहीं रहेगा, ये एक्सटर्नल मीडियम रहेगा, जहाँ से बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो, बैक्टीरियल सेल जो है वो बेसिकली इन दोनों का सिम्पोर्ट कराएगी। नोट्स में वो इमेज मिल जाएगी, तो एक बार नोट्स पढ़ लेना, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो बताना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में देख लेते हैं जरा। देखो, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि अगर हम बात करें अनचार्ज्ड सॉल्यूट की, ये कलर हमको पसंद नहीं आ रहा है, तुम लोगों को चेंज कर दीजिए, ठीक नहीं लग रहा है, ये वाला कलर ठीक है। हाँ, असल में पेपर बैकग्राउंड ही सही नहीं है आज। तो अगर कोई अनचार्ज्ड सॉल्यूट है, अनचार्ज सॉल्यूट, तो उसके केस में अगर इस अनचार्ज सॉल्यूट को हमको कहां भेजना है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको अगर हम भेजना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस अनचार्ज सॉल्यूट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम जो एनर्जी नीडेड है इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, भाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इस एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो किस चीज पे बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अभी घबराओ नहीं, अभी इसको हम समझाते हैं तुमको। देखो होता क्या है एक्चुअली कि अगर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन है, तो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या टर्म देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगर हमको कैलकुलेट करना है, एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा जी मतलब क्या होता है, ये तो मालूम ही होगा सबको। हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा लगा दिया हमने तो डिफरेंस इन फ्री एनर्जी, प्रोसेस के पहले प्रोसेस के बाद। इसको यहां पे हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ही है, लेकिन सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट के केस में हम इसको केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस कह दे रहे हैं। अब डिफरेंस तो हमको समझ में आ रहा है,
लेकिन ये केमिकल पोटेंशियल क्या है ये हमको समझना है। तो देखो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है एबिलिटी ऑफ एन अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल। अनचार्ज मॉलिक्यूल एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम और मॉलिक्यूल लिख लें यहां पे। एटम और मॉलिक्यूल टू परफॉर्म फिजिकल वर्क। किसी केमिकल सिस्टम में अगर कोई अनचार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल है, वो कोई फिजिकल वर्क अगर परफॉर्म कर सके, फिजिकल वर्क मतलब मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल वर्क। आपको भी अगर मूव करना रहता है तो आप क्या कहते हैं, हम फिजिकली मूव किए, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी की पोजीशन या लोकेशन चेंज हुई, तो ये मूवमेंट भी फिजिकल प्रोसेस ही एक तरह से कहलाएगी। लेकिन ये सिस्टम पूरा क्या है, पूरा केमिकल सिस्टम है। तो केमिकल पोटेंशियल इस चीज को दर्शाता है कि अगर कोई अनचार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कितनी क्षमता रखता है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है टू मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर साइड। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, इस मूवमेंट के दौरान वो कितनी एनर्जी लेगा, इसी चीज को तो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे सारे कैलकुलेशंस जो होंगे वो अनचार्ज सॉल्यूट के लिए ही होंगे, चार्ज वाले के लिए हम अभी आगे देखेंगे। अनचार्ज सॉल्यूट के लिए अगर हम डेल्टा जी को कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि फॉर अनचार्ज सॉल्यूट, तो आप खुद सोच के बताइए, इसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, क्या इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कोई रोल प्ले करेगा? नो सर। नहीं। यस सर। अरे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछ रहे हैं। हम्म, सिंपली मतलब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब है कि किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या इसके मूवमेंट के दौरान? नहीं होगा भाई, इसके पास चार्ज ही नहीं है तो ये पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ केमिकल पोटेंशियल कहो या उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मान लो, सिंपली वही फैक्टर तो यहां पे इस्तेमाल होगा केवल, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब समझ में आया? यही बात है बेटा, इसीलिए हम तुम सभी लोगों से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि बैकग्राउंड वाला जो पिछला पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम अप टू डेट रखो। हमको तो लग रहा है तुम, हाँ मेरा दिमाग अभी खराब हुआ, अनचार्ज को चार्ज पढ़ रहे थे। अभी नहीं, बैकग्राउंड वाला पीछे जो हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया है वो तैयार है तुम्हारा? यस सर, वो पता था, इसको चार्ज मान के ही कहते कि वो इलेक्ट्रिकल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब समझ में आया ना कि अनचार्ज है तो सिर्फ केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालें, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर टी एल एन C2 डिवाइडेड बाई C1। अब इसमें R क्या है, R है हमारा गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट यहां पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गैसेस का भी डिफ्यूजन हो रहा है, होता है, और यहाँ पे सॉल्यूट्स का भी डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द अदर साइड, तो इसलिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये सारी कार्रवाई हो रही है। ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, तो ln नेचुरल लॉग होता है। अब C2 और C1 क्या है, तो देखिए ये मान लीजिए कि एक सिस्टम तैयार किया गया
और इस सिस्टम में ये एक मेम्ब्रेन है, दिस इज अ मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके सॉल्यूट को, जैसे इस साइड पे सॉल्यूट है, इस साइड इस सॉल्यूट को जाना है। ठीक, तो ये एक मेम्ब्रेन हो गई, ये एक पार्टीशन हो गया। तो इस इलाके में, यानी कि यहां से यहां पे जाना है, तो इस इलाके में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम कहेंगे C1। और जब ये जा रहा है दूसरे साइड में जो कंसंट्रेशन ये स्टेब्लिश करेगा बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, इसको हम कहेंगे C2। बात समझ में आ रही है? यानी एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन में जो कंसंट्रेशन है, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूट का, उसको C1 कह दे रहे हैं, और जहां ये पहुंचेगा और पहुंचने के बाद जो इसका कंसंट्रेशन होगा, दैट विल बी C2। तो अगर इस मूवमेंट के दौरान, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के दौरान जो भी एनर्जी डिफरेंस आ रहा है डेल्टा जी, उसको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी तक इसमें कुछ दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। अब देखो, ये तो मान लो कि फॉर्मूले वाली बात हो गई। मेन यहां पे क्या मुद्दा है? मेन मुद्दा ये है कि अगर डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होगी वो क्या होगी? एक्टिव होगी कि पैसिव होगी? कैसे? डेल्टा जी पॉजिटिव, ध्यान रखना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इंडिकेट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी चाहिए। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, तो इसका भाई नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब हम क्या कहते हैं? अगर याद करो थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स, तो नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब हम कहते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कुछ याद आ रहा है? सर फिजिकल केमिस्ट्री वैसे ही गंदी है। वैसे भी इन जनरल ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो अपने आप हो नहीं सकता, इसके लिए तो एनर्जी चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, तो ये इंडिकेट करेगा कि प्रोसेस जो है या ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसिव है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, उस फॉर्मूले का मेन मकसद यही था। तो ये तो हमने बात की अनचार्ज सॉल्यूट की। लेकिन अगर यहीं पे हम, ये कलर बढ़िया नहीं चल रहे हैं, यहीं पे अगर हम चार्ज सॉल्यूट की बात करें, चार्ज्ड सॉल्यूट, सबसे बढ़िया तो हमको लग रहा है ब्लैक कलर ही इस्तेमाल करें। तो चार्ज सॉल्यूट में क्या होता है? चार्ज सॉल्यूट के केस में दो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। अब ये दो कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो जो कंसंट्रेशन टर्म है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? यस, यानी कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो दोनों कंट्रीब्यूटर्स। अच्छा, इसीलिए चार्ज सॉल्यूट के केस में इन दोनों की जो सम वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। और उसी सम को हम क्या कहते हैं? कि सम ऑफ
कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल टर्म्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। याद होगा आपको, हम बता चुके हैं ये बात। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। तो यहां पे अगर हमको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है चार्ज सॉल्यूट के केस में, तो उसके लिए एक एडिशनल टर्म ऐड हो जाता है, जैसे आर टी एल एन सी इन सी आउट, यानी वही C2/C1 जो है उसको इन आउट के टर्म में हमने लिख दिया, प्लस Z इंटू एफ इंटू डेल्टा साई। अब आप बता सकते हैं ना ये किस चीज की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, चार्ज सॉल्यूट है, तो उस चार्ज की वजह से भी मूवमेंट पे असर आएगा, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा वो वेरी करेगा। तो इस टर्म को भी हमको ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन में। अब Z क्या होता है, व्हाट इज Z? तो Z होता है बेसिकली वैलेंसी ऑफ आयन। वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एग्जांपल यहां पे ले लें, Na प्लस अगर है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। अगर कैल्शियम ले लें तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैल्यू भी हाँ +2। क्लोराइड है तो -1। तो यही वैल्यूज एग्जैक्टली हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में। अगर सोडियम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू Z की यहाँ पे +1 रखेंगे, इसी तरह से कैल्शियम के लिए +2 और क्लोराइड के लिए -1। तो ये तो Z हो गया। व्हाट इज F? F होता है फैराडे कांस्टेंट, इसकी तो वैल्यू फिक्स है फैराडे कांस्टेंट की, 96.5 किलो जूल पर मोल और वोल्ट, या मोल इंटू वोल्ट कर देंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैराडे कांस्टेंट हो गया। डेल्टा साई क्या है, व्हाट इज डेल्टा साई? तो डेल्टा साई जो होता है ये होता है ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है किसमें, वोल्ट्स में। यानी कि मेम्ब्रेन जैसे ये है तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या, जैसे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हम जानते हैं प्लस वैल्यू होती है और अंदर की तरफ माइनस वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको डिनोट करता है डेल्टा साई। तो अगर हम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यानी कि यूकैरियोटिक सेल, इसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0.05 टू 0.1 वोल्ट, 0.05 से 0.1 वोल्ट। और ये हमको पहले से मालूम है कि अंदर का जो मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है वो नेगेटिव होता है और बाहर वाला पॉजिटिव होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पूरी तरह से देख लिया। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी बात की, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी बात की, प्राइमरी एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन बुक में तो सब कुछ लिखा रहता है, जब तक टीचर उसको एक्सप्लेन नहीं करता है तब तक उसका सेंस नहीं बनता है। तो अगर ओवरव्यू हम आपको दें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये कुछ ऐसा होगा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो टाइप्स थे, आप ही लोग बताइए कौन कौन से थे। पहला था
पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनकी मेन बातें क्या थी? पैसिव जो है वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक्टिव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? यस, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा था और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था। डी लिख दे रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था? दो टाइप। यस, कैरियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड। हाँ, आयनोफोर्स भी पढ़ा था, उसको भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आयनोफोर्स चूंकि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है इसलिए इसकी बात अलग से करते हैं। चैनल मीडिएटेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने सिर्फ दो टाइप के पढ़े, प्राइमरी एक्टिव, हाँ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक ओवरव्यू हो गया, ये टॉपिक आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब एक चीज